हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के एक ऐसे पेपर का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और जिसे आप कह सकते हो कि कोर पेपर है। यानी कि इलेक्ट्रिकल के लिए कह सकते हो कि जो रीढ़ की हड्डी की तरह होता है ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे मेन पेपर, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोग को एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे दें कि टेक्निकल क्लासेस में सारे बैचेज 16 तारीख से यानी कि 16 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहे हैं। इसमें अगर थर्ड सेम इलेक्ट्रिकल की बात किया जाए तो एक पेपर है जो कि इलेक्ट्रिक मोटर एंड ट्रांसफार्मर, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन के नाम से जानते हैं। इस पेपर को मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा और इस पेपर का जो भी सिलेबस है उसके बारे में हम लोग यूनिट वाइज डिस्कस करते हैं। और इस पेपर में सबसे खास चीज ये है कि ये पेपर अगर देखा जाए तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरेटिकल पोर्शन होता है और न्यूमेरिकल का लेवल थोड़ा सा हाई होता है। तो चलो बच्चों, हम लोग यहाँ पर सिलेबस को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि हम लोग को सिलेबस में क्या क्या यहाँ पे पढ़ना है। सिलेबस से हम लोग को बहुत चीज का आइडिया मिल सकता है कि कैसे पेपर को कंप्लीट करना है, कैसे सिलेबस को कंप्लीट करना है और अपने आप को एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे होना है। ठीक है, क्योंकि एट द एंड आपको क्या करना है कि सेमेस्टर में बेहतर करना है और सेमेस्टर में बेहतर करने के लिए आपको सिलेबस काफी अच्छे तरीका से पढ़ाई करना होगा। देखो, अगर यहाँ पे यूनिट नंबर फर्स्ट की बात किया जाए तो हम लोग को यहाँ पर डीसी जनरेटर पढ़ना है। जैसा कि आपको पता होगा कि सेकेंड सेमेस्टर के फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक आपका यूनिट नंबर 6 में चैप्टर था जिसका नाम था इलेक्ट्रिक मोटर एंड ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको थर्ड सेमेस्टर के इलेक्ट्रिकल मशीन के पेपर को स्ट्रांग बनाने के लिए, काफी बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए आपको यूनिट नंबर 6 को एक बार रिवाइज करना होगा, जो कि आपको यहाँ पर फिर से करवाया जाएगा। और साथ में अगर आप पहले से कंप्लीट किए रहेंगे तो और बेहतर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डीसी जनरेटर में हम लोग को पढ़ना है कंस्ट्रक्शन, इसके पार्ट्स, इसका मटेरियल कि कौन कौन से पार्ट्स किस मटेरियल के बने होते हैं और उन सभी पार्ट्स का फंक्शन। इसके बाद कंस्ट्रक्शन के बाद आता है ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर, कैसे डीसी जनरेटर वोल्टेज को प्रोड्यूस करता है इसके बारे में। इसमें हम लोग जानते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये हम लोग ऑलरेडी पहले से पढ़े हुए हैं सेकेंड सेम में। इसका स्कीमेटिक डायग्राम, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ जनरेटर, जैसे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ जनरेटर पढ़ाया जाएगा उसके अलग अलग ईएमएफ इक्वेशंस होते हैं। साथ में बात करेंगे आर्मेचर रिएक्शन एंड कॉम्यूटेशन। तो यहाँ पर आपको देखने में लग रहा हो कि टॉपिक बहुत छोटा सा है, जैसे अगर आर्मेचर रिएक्शन की बात कर लें, कॉम्यूटेशन की बात कर लें, ये टॉपिक आपको केवल एक एक पॉइंट नजर आ रहा है, लेकिन इसमें पढ़ना है काफी डिटेल में, जो एग्जाम में आपको पूछा भी जाता है। तो इसीलिए क्या होता है कि बच्चे लोग को थोड़ा सा मशीन पेपर डिफिकल्ट पढ़ने लगता है, लेकिन इस डिफिकल्ट को आसान बनाने के लिए यहाँ पर हम लोग काफी बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, टीम यहाँ पे काम कर रही है और आपके भविष्य के उज्जवल के लिए हम लोग यहाँ पर लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो इसीलिए आप क्या कीजिएगा कि टेक्निकल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे और वहां से आपको क्या करना है कि कोर्स विजिट करना है, जो कि 16 जुलाई से कोर्सेस स्टार्ट हो रही है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का एप्लीकेशन यूज कहाँ कहाँ होता है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, उसके इसमें आता है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट और इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो तीनों इंस्ट्रूमेंट है, ये तीनों इंस्ट्रूमेंट बेसिकली हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और ये इंस्ट्रूमेंट हम लोग को मेजरमेंट में भी पढ़ना है, तो वहां पर भी आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा के पूरा आपको यूनिट नंबर 1 का सिलेबस था। अब देखा जाएगा तो यूनिट नंबर 1 तो आपको इंपॉर्टेंट बनता ही है, जिसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि यूनिट नंबर 1 मीन्स डीसी जनरेटर को अगर अच्छे तरीका से आपने पढ़ लिया तो डीसी मोटर को काफी आसानी तरीका से आप समझ सकते हो।
ठीक है। देखो सेकंड यूनिट हम लोग को डीसी मोटर ही है, और डीसी मोटर में बात किया जाएगा तो हम लोग को यहाँ पर जो स्टडी करना है उसमें सबसे पहले स्टडी करना है कि टाइप्स ऑफ डीसी मोटर का टाइप्स क्या क्या होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो हम लोग को ऑलरेडी ट्रिपल ई में पढ़ा दिया गया, और साथ में डीसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर यूनिट नंबर 1 में है। तो डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन मीन्स डीसी जनरेटर और डीसी मोटर का कंस्ट्रक्शन सेम होता है, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जिसको हम लोग मोटर रूल बोलते हैं। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, यानी कि डीसी मोटर कैसे ऑपरेट करता है। उसके बाद है बैक ईएमएफ एंड इट्स सिग्निफिकेंस, यानी कि बैक ईएमएफ क्या होता है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये चीज आपको जानना होगा। उसके बाद है वोल्टेज इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर, डिफरेंट टाइप ऑफ डीसी मोटर का यहाँ पे वोल्टेज इक्वेशंस लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और इस सब्जेक्ट के लिए यानी कि डीसी मशीन के सब्जेक्ट के लिए आपको नेटवर्क के पेपर को काफी अच्छा रखना पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्क के जो भी कंसेप्ट होते हैं, जैसे बेसिक कंसेप्ट, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, बेसिक कंसेप्ट, केसीएल केवीएल, ये सब कंसेप्ट को यहाँ पर यूटिलाइज करके इसके इक्वेशंस को लिखा जाता है। उसके बाद है टॉर्क एंड स्पीड, मोटर में टॉर्क एंड स्पीड के बारे में पढ़ना है। इसमें हम लोग को आर्मेचर टॉर्क पढ़ना है, शाफ्ट टॉर्क पढ़ना है, ब्रेक हॉर्स पावर पढ़ना है, ब्रेक टेस्ट पढ़ना है, लॉसेस एंड एफिशिएंसी। ठीक है, तो टॉर्क एंड स्पीड में इतने सारे टर्म को हम लोग को स्टडी करना है। और एक बात और आपको ध्यान यहाँ पे भी होना चाहिए कि यहाँ पे पॉइंट केवल एक एक पॉइंट लिखा हुआ है, लेकिन उसके अंदर आपको काफी डिटेल में जाके पढ़ना समझना है। जैसे लॉसेस की बात करोगे तो लॉसेस देखा जाएगा तो 1 से 2 घंटे का क्लास बन जाता है। तो इस प्रकार से आपको सारे चीज को ध्यान में रख के चलना है कि पेपर किस लेवल का है, पेपर का इंपॉर्टेंस क्या है। उसी प्रकार से आपको मेहनत भी करना है, और मेहनत यहाँ पे हम करवाएंगे भी, और मेहनत तो इतना करवाएंगे कि आप लोग मेहनत करते करते थक जाओगे, तब भी आप लोग को एहसास नहीं होगा कि आप इतना मेहनत कर रहे हो। बात समझ रहे हो। यहाँ पर फिर पढ़ना है डीसी मोटर स्टार्टर, स्टार्टर के बारे में, इसकी नेसेसिटी, स्टार्टर की जरूरत क्यों पड़ा। उसके बाद है 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट स्टार्टर, ये अलग अलग टाइप होता है डीसी मोटर एंड यानी कि सीरीज एंड शंट को स्टार्ट करने के लिए। वो हम लोग सारे चीज जब सिलेबस कवर करेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद है स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर, सीरीज मोटर, ठीक है, फ्लक्स एंड आर्मेचर कंट्रोल मेथड। उसके बाद लास्ट पढ़ना है ब्रशलेस डीसी मोटर, इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। आप लोग बीएलडीसी अभी फैन जानते होंगे कि बीएलडीसी फैन आता है जो कहा जाता है कि बहुत ही कम पावर लेता है, कम एनर्जी लेता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रशलेस डीसी मोटर। ठीक है, तो ब्रशलेस डीसी मोटर, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये काफी रिलेवेंट इलेक्ट्रिकल के बच्चों को हो जाता है, क्योंकि इस टाइप के टेक्नोलॉजी को, इस टाइप के कंसेप्ट को अब सेलिंग फैन में यूज किया जा रहा है, घर में फैन जो चल रहा है उसमें यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे चीज को आपको जानना काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि ये आपको डेली लाइफ से जुड़ा हुआ टर्म है। उसके बाद बाबू जनरेटर एंड मोटर के बाद हम लोग को स्टार्ट होता है ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर का बेसिक भी हम लोग यूनिट नंबर 6 में पढ़ चुके हैं। कहाँ पे, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, ट्रिपल ई में। ठीक है, यहां पर सिंगल फेज में आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, जिसमें आपको पढ़ना है सेल टाइप एंड कोर टाइप। और ये सब बेसिकली आप लोग थोड़ा सा टर्म से वाकिफ होंगे, टर्म से परिचित होंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन की बात किया जाएगा बाबू, तो इसमें हम लोग को पार्ट्स पढ़ना है, इसमें फंक्शंस, जितने भी पार्ट्स है उसका फंक्शन, उसमें कौन कौन से मटेरियल यूज होगा उसका हम लोग को फंक्शन पढ़ना है। और मटेरियल में बेसिकली जो ट्रांसफार्मर में यूज होता है वो होता है CRGO, CRNGO, HRGO, एमॉर्फस कोर। ये जितने भी मटेरियल है ये अलग अलग टाइप के मटेरियल है, अलग अलग टाइप के मिक्सचर्स है। ठीक है, मिक्सचर्स कहने का मतलब कि 2-3 कंपाउंड, 2-3 मटेरियल को मिला करके बनाया गया है और एक अलग प्रॉपर्टी का बनाया गया है। तो इन चीज को, सारे चीज को हम लोग को डिटेल में पढ़ना है और एक बेहतर तरीके से कंसेप्ट क्रिएट करते जाना है। उसके बाद ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल पढ़ना है, ईएमएफ इक्वेशन पढ़ना है, और ईएमएफ इक्वेशन को डेरिवेशन करना है बाबू, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि डेरिवेशन करना है। उसके बाद वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। उसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसफार्मर रेटिंग, ट्रांसफार्मर रेटिंग का क्या सिग्निफिकेंस होता है ये भी है। उसके बाद है ट्रांसफार्मर को ऑन यानी कि नो लोड और ऑन लोड फेजर डायग्राम, यानी कि ट्रांसफार्मर जब लोड पे रहेगा, लोड कनेक्टेड रहेगा, ट्रांसफार्मर जब लोड पे कनेक्टेड नहीं है
तब फेजर डायग्राम क्या होगा, उसका वर्किंग क्या होगा, ये सारे चीज आपको जानना है। उसके बाद है लीकेज रिएक्टेंस, ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर। इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली जहां पे वोल्टेज रेगुलेशन की बात आता है वहां पे, उसी में हम लोग को जानना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस के बारे में, ठीक है। उसके बाद टर्म है वोल्टेज रेगुलेशन, एफिशिएंसी, और इसमें अगर वोल्टेज रेगुलेशन और एफिशिएंसी की बात किया जाए तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग डायरेक्ट लोडिंग मेथड यूज करते हैं, ठीक है, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट मेथड यूज करते हैं। तो ये दोनों मेथड को फोकस करके पढ़ना है। और भी मेथड होते हैं, और भी मेथड हम लोग सिलेबस में पढ़ेंगे, बट इन दोनों सिलेबस को क्या करना है, इन दोनों टॉपिक को एकदम एग्जाम पर्पज से आपको तैयार करके जाना है। उसके बाद है लास्ट ऑल डे इफिशिएंसी, ठीक है, ऑल डे इफिशिएंसी। तो इस प्रकार से आपका यूनिट नंबर 3 को स्टडी करना है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं यहाँ पर यूनिट नंबर 4 में। देखो यूनिट नंबर 4 जो बेसिकली वो है 3 फेज ट्रांसफार्मर। 3 फेज ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर में देखोगे तो हम लोग क्या करते हैं कि बैंक ऑफ 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और सिंगल यूनिट ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं। जब ये सिलेबस डिस्कस करेंगे तो वहां पे आपको विजुअल दिखाई देगा, विजुअली दिखाया जाएगा कि किस प्रकार से 3 फेज ट्रांसफार्मर को अलग अलग पैटर्न पर हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन एंड पावर ट्रांसफार्मर की बात करना है, ठीक है, ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन बात करना है, कूलिंग, 3 फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन की बात करेंगे। और ये सब जो दिया गया ना, ये इंडियन स्टैंडर्ड रूल दिया गया कि इस रूल के बेसिस पे कनेक्शन कैसे करते हैं, इन सब चीज को। एक आता है 3 फेज टू 2 फेज इन्वर्जन, जिसको बोलते हैं स्कॉट कनेक्शन। और ये स्कॉट कनेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो एग्जाम में लगभग हमेशा पूछा जाता है। उसके बाद है सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर एज पर इतना, यानी कि ट्रांसफार्मर का सिलेक्शन कैसे करते हैं, इसमें हम लोग को बात करना है। उसके बाद क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर एंड पावर ट्रांसफार्मर। पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को सिलेक्शन करने के लिए क्राइटेरिया आप क्या प्रीफर करते हैं उस चीज को। उसके बाद है एमॉर्फस कोर टाइप, ठीक है। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ना है। स्पेसिफिकेशन ऑफ 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, यानी कि जो 3 फेज ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज से यूज होता है उसका क्या क्या स्पेसिफिकेशन होता है, क्या क्या रेटिंग होता है, ये सब चीजें के बारे में आपको पढ़ना है। यानी कि आप मोटा मोटी ये सोच के चलो कि अभी तक जो आपने ये देख रहा था कि ट्रांसफार्मर पोल पे टांगा हुआ है, पोल पे लगा हुआ है, तो ये करता क्या है, ये कैसे वोल्टेज स्टेप अप स्टेप डाउन करता है, कैसे पावर को ट्रांसफर करता है, कैसे यूटिलाइज होता है, कैसे ये चार्ज होता है, इन सब के बारे में पहले बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा, इसे सुना होगा। लेकिन इस चीज को प्रैक्टिकली हम लोग समझेंगे एकदम इंटरेस्टिंग, एक अलग तरीके से, एक अलग एनिमेशन से, और हो सकता है तो विजुअल हम आप लोग को हर चीज दिखाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप लोग को प्रैक्टिकली नॉलेज हो कि एक्चुअली में कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस काम कैसे करता है, ठीक है। उसके बाद है नीड ऑफ पैरेलल ऑपरेशन 3 फेज एंड, ठीक है, यानी कि 3 फेज ट्रांसफार्मर का हम लोग पैरेलल कनेक्शन की जरूरत क्यों पड़ता है, ये हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद कनेक्शन फॉर द पैरेलल ऑपरेशन, ठीक है, पैरेलल ऑपरेशन का कनेक्शन क्या होता है ये हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद बात करेंगे तो पोलैरिटी टेस्ट एंड म्यूचुअली इंडक्टिव कॉइल और सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, यानी कहने का मतलब क्या है कि पोलैरिटी टेस्ट ऑन द इंडक्टिव कॉइल पढ़ना है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में आपको पोलैरिटी टेस्ट एंड फेजिंग आउट ऑन द 3 फेज ट्रांसफार्मर, यानी कि सिंगल फेज में आपको पढ़ना है पोलैरिटी टेस्ट और 3 फेज में आपको पढ़ना है फेजिंग आउट, ठीक है। फेजिंग आउट का मतलब होता है कि जब फेज का सीक्वेंस चेंज हो जाता है तो उसको बोलते हैं फेजिंग आउट होना। तो वो सारा चीज आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे बताया जाएगा एकदम अलग तरीके से, एकदम अलग अंदाज में, कि आप लोग को फील ही नहीं होगा कि आप लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हो। इस प्रकार से आपको सब चीज समझाया जाएगा, ठीक है। और देखो बाकी अगर सिलेबस की बात किया जाए तो यूनिट नंबर 5 की बात करोगे तो ये हम लोग को थोड़ा सा, जो यूनिट नंबर 5 होगा, ये टॉपिक मेजरमेंट के टॉपिक से थोड़ा सा मिलता जुलता हुआ है, ठीक है, क्योंकि मेजरमेंट में भी आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर पढ़ने होते हैं, ठीक है, और यहाँ भी आपको स्पेशल पर्पस ट्रांसफार्मर है जो आपको इंस्ट्रूमेंट पर्पस से आते हैं, और कुछ अलग भी स्पेशल पर्पस है, जैसे कि देखो सिंगल फेज एंड 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर बेसिकली हम लोग बेसिक फंडामेंटल में पढ़े हैं, इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, वर्किंग पढ़ना है,
और एप्लीकेशन, यानी कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर को अब हम लोग काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर में आओगे तो यहाँ पे हम लोग को कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, वर्किंग एंड एप्लीकेशन, और इसमें भी कौन कौन सा, करेंट ट्रांसफॉर्मर और साथ में पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। ठीक है ना। एक अलग ट्रांसफॉर्मर यूज होता है जिसको बोलते हैं आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर, इसका कंस्ट्रक्शनल फीचर पढ़ना है, एप्लीकेशन पढ़ना है। सिंगल फेज अगर वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर की बात करोगे, सिंगल फेज वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर का, तो इसमें कंस्ट्रक्शनल फीचर पढ़ना है और पढ़ना है एप्लीकेशन। वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर आप लोग देखेंगे कि जहां पे वेल्डिंग किया जाता है वहां पर एक मशीन यूज किया जाता है, उसमें एक ट्रांसफॉर्मर होता है। ठीक है, उस ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है, काफी हाई करेंट को आउटपुट में प्रोड्यूस करना, यानी कि वहां पर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाता है। उसके बाद है पल्स ट्रांसफॉर्मर। पल्स ट्रांसफॉर्मर बेसिकली हम लोग यूज करते हैं कहाँ पे, मेडिकल लाइन में। ठीक है, मेडिकल लाइन में और इंजीनियरिंग में और रिसर्च में। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से आपको जब सिलेबस पढ़ाएंगे तो समझाएंगे कि पल्स ट्रांसफॉर्मर किस प्रकार से यूज किया जाता है। तो इसका भी कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, एप्लीकेशन पढ़ना है। ठीक है, और एक होता है बाबू के फैक्टर। ये के फैक्टर प्रत्येक ट्रांसफॉर्मर के लिए होता है, जो रेटिंग के समय पे इसको डिजाइन किया जाता है, रेटिंग के समय पे इसका वैल्यू दिया जाता है, जिसमें आप ओवर हीटिंग, ठीक है, और ओवर हीटिंग, नॉन लीनियर लोड, और यहाँ पर हार्मोनिक्स के कारण जो भी डिस्टॉर्शन होता है, जो भी वहां पे फैक्टर्स निकल के आता है, उस फैक्टर्स को बोलते हैं हम लोग के फैक्टर। ठीक है, ऐसे ट्रांसफॉर्मर में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को भी के से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो के फैक्टर है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इस प्रकार से देखा जाएगा तो हम लोग को यहाँ पर सिलेबस इस प्रकार से टोटल कंप्लीट करना है। ठीक है ना। तो आई थिंक आपको ये सारे सिलेबस का पॉइंट्स थोड़ा सा ओवरव्यू मिल गया होगा कि ये पेपर है कैसा, ये पेपर का लेवल कैसा रहने वाला है, इस पेपर को आप पढ़ाई कैसे करोगे, ये सब चीजें। अगर आपको इस पेपर के बारे में थोड़ा सा 2 मिनट और जानकारी दे तो आपको करना क्या है कि इस पेपर को पढ़ाई करने के लिए, ऐसे जब क्लास स्टार्ट होगा तो सारा चीज बताया जाएगा, लेकिन इस पेपर के लिए आपको इग्नोर एकदम नहीं करना है, और पेपर इस प्रकार से पढ़ना है कि आपको आगे के लिए, यानी कि आगे और भी मशीन पढ़ना है, एसी मशीन जो आपको सेमेस्टर 4 में मिलेगा। तो इस मशीन पेपर को अगर क्लियर अच्छा से करके चलोगे, अच्छा से समझ के चलोगे, तो जेई के एग्जाम जब आप पास आउट होने के बाद दोगे तो वहां पर एक अलग लेवल में आप गेम खेलोगे, अलग लेवल में कंपटीशन का आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। दूसरा चीज कि 4th सेमेस्टर में जब मशीन आप पढ़ोगे, मशीन 2 जिसको एसी मशीन का नाम जानते हैं, तो उसमें आपको ये पेपर काफी हेल्पफुल होगा। और अगर यहीं पे आप नहीं समझे हुए रहोगे तो 4th सेमेस्टर में आपको मशीन समझना डिफिकल्ट होगा, और साथ में बात करोगे तो आगे के फ्यूचर के लिए जब जेई का एग्जाम दोगे तो वहां पर भी आपको ज्यादा कठिनाइयां होगी। तो आपको कठिनाई नहीं हो फ्यूचर में या आगे के टाइम में, इसीलिए हम लोग यहाँ पर बेहतरीन से बेहतरीन तरीका से आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे, एक अलग कंसेप्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जो कि हर चीज आपको आसान लगने लगे। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज के जो सिलेबस डिस्कशन था आज हम लोग यहीं पे इसको एंड करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, और हम लोग मिलते हैं 16 जुलाई को फर्स्ट क्लास में, जहां पे आपको हर डाउट को क्लियर किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।